नमस्कार बच्चों, मैं देवकी नंदन राठौर स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो लास्ट क्लास थी अपने, उसमें अपन ने चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। जो किसका पार्ट था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, यानी कि विद्युत चुंबकत्व का पार्ट था। मैंने जब आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकत्व को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसको अपन ने पूरी तरीके से कंप्लीट और फिनिश कर लिया था। दूसरा था चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, इस वाले चैप्टर को भी अपन ने पढ़ लिया था। और जो इसका तीसरा और लास्ट पार्ट है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको अपन आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर है अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको अपन आज स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है वो क्या होता है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे पास यदि कोई भी कुंडली है, मेरे पास एक कुंडली है, उस कुंडली में यदि मैं आई धारा या आई परिमाण की धारा प्रवाहित कराता हूं तो उस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? उस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ। अब यदि मैं धारा के मान को बढ़ाता हूं तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि मैं धारा के मान को कम करता हूं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगी? कमी होती है। तो इस प्रकार उस कुंडली में क्या परिवर्तन होता है? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक डेफिनेशन ये होगी कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अब मैं बात करूं कि हमारे घरों में जो इंडक्शन चूल्हे जिन पे अपन खाना पकाते हैं, पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, जो इंडक्शन स्टोव है, इंडक्शन स्टोव यानी कि प्रेरण चूल्हे, उनका उपयोग जो होता है वो चूल्हे इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो इंडक्शन चूल्हे हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही बेस्ड होते हैं। मैं यदि बात करूं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी उद्योग, बड़े बड़े उद्योग है जहां पर धातु गलाने का काम सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पर धातुओं को गलाने के लिए प्रेरण भट्टियां इस्तेमाल की जाती है, यानी कि इंडक्शन फर्नेसेज इस्तेमाल की जाती है। वो प्रेरण भट्टियां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, जो विद्युत गिटार होता है, संगीत प्रेमियों का मनोरंजन करने का जो विद्युत गिटार होता है वो भी बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में जो जनित्र यानी कि जो जनरेटर काम में लिए जाते हैं वो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो ये तो बात हुई जनरल, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ कि ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। और ये इस पर आधारित जो कुछ डिवाइसेस थी जो इस सिद्धांत पर काम करती है उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब अपन बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। जिसका नाम क्या है? चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सीधी सी चीज है ये। यदि कोई क्षेत्रफल अल्पांश से डी ए वेक्टर में यदि बात करूं, ये कोई कंप्लीट एरिया है, ये पूरा एरिया है जो कि चुंबकीय क्षेत्र से पास हो रहा है, या एक क्षेत्रफल अल्पांश है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित है। ठीक है, तो मैंने जो ये क्षेत्रफल था इसका छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा क्षेत्रफल लिया, इसको मैंने बोला कि ये है डी ए वेक्टर। माना कोई क्षेत्रफल अल्पांश डी ए वेक्टर
किसी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित है तो इस क्षेत्रफल, इस पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, उसको लिखते हैं चुंबकीय फ्लक्स को डी फाई बी से। इस क्षेत्र से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स या इस क्षेत्र के परित चुंबकीय फ्लक्स डी फाई बी बराबर होता है बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। किसके बराबर होगा? चुंबकीय फ्लक्स बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। या मैं इसको ऐसे बोल दूं कि चुंबकीय क्षेत्र और छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल के गुणनफल को ही चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। क्योंकि बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो अदिश राशि होती है। चुंबकीय फ्लक्स क्या, कौन सी राशि है? चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक है बच्चों। अब यदि मैं बात करूं कि ये जो सतह है, यानी ये जो मैंने क्षेत्रफल लिया था, ये क्षेत्रफल पूरी तरीके से बंद है, तो किसी बंद सतह के परित चुंबकीय फ्लक्स यदि निकालना हो, तो किसी बंद सतह के परित चुंबकीय फ्लक्स मुझे निकालना है, तो क्या करता हूं मैं इस डी फाई बी का समाकलन कर देता हूं। किसका? इस डी फाई बी का समाकलन कर दिया, तो फाई बी बराबर क्या आ गया? ये बंद समाकलन। ठीक है बच्चों। और डी फाई बी किसके बराबर होता है? बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। इसको मैं और ज्यादा ओपन करूं तो ये छोटा सा अल्पांश है, क्षेत्रफल तो क्या है? पूरा ए है, लेकिन उस क्षेत्रफल का छोटा सा अल्पांश क्या है? डी है। तो मैं इसको, ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में बच्चों कोस आता है, तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? बी ए कोस थीटा। इस डी ए को मैंने क्या लिख लिया? पूरे क्षेत्रफल के लिए लिख लिया, तो बी ए कोस थीटा। फाई बी को मैं क्या लिख सकता हूं? बी ए कोस थीटा। बच्चों ध्यान देना एक बार और, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिशीय राशि होती है जिसकी विमा, यदि मैं बात करूं इसकी विमा की, तो इसकी विमा होती है m1 l2 t-2 a-1। ये तो इसकी विमा होती है। यदि एसआई पद्धति में मैं चुंबकीय फ्लक्स की बात करूं कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक किसका? चुंबकीय फ्लक्स का, वो होता है वेबर। वेबर होता है, जिसको WB से लिखते हैं, या टेस्ला वर्ग मीटर भी होता है। टेस्ला वर्ग मीटर भी होता है। यानी कि जो एक वेबर होता है, एक WB होता है, वह एक टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई एसआई पद्धति में मात्रक की। चुंबकीय फ्लक्स का CGS पद्धति में मात्रक, मैं बात करूं चुंबकीय फ्लक्स का CGS पद्धति में मात्रक, तो CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है मैक्सवेल। क्या होता है? मैक्सवेल। इसको लिखते हैं mx से। ध्यान रखना, एसआई पद्धति में मात्रक होता है वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर या टेस्ला वर्ग मीटर। ठीक है। और CGS पद्धति में यदि मात्रक पूछे तो CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है मैक्सवेल। और वेबर और मैक्सवेल में एक छोटा सा संबंध भी होता है, यानी कि एक वेबर होता है 10⁸ मैक्सवेल के। RPT जब होती थी पहले, तो उसमें इस टाइप्स का क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है कि वन वेबर इज इक्वल टू, यानी कि एक वेबर किसके बराबर होता है? 4 ऑप्शन रहते हैं, एक ऑप्शन ये रहता है, तो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर क्या होता है? एक वेबर होता है। आया बच्चों चुंबकीय फ्लक्स समझ में? तो इतनी सारी चीजें हैं, मैंने सबको अलग अलग करके बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक्चुअली क्या है, उस पर आधारित कुछ प्रयोग हैं। टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो माइकल फेराडे, 2 साइंटिस्ट थे, माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी। इन्होंने किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित कुछ प्रयोग किए थे, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने में बहुत आसानी हुई। वो प्रयोग क्या थे? सबसे फर्स्ट प्रयोग फर्स्ट, ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो इसमें देखना एक छोटा सा डायग्राम है, ये कुछ इस तरीके से, ये है धारा मापी G, यानी कि गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इससे
एक कुंडली जुड़ी हुई है इस तरीके से, धारामापी है जी, ये कुंडली है कोई, ये कुछ इस तरीके से इससे कनेक्टेड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कुंडली है C1। इधर है कोई भी बार मैग्नेट यानी कि दंड चुंबक, जिसका एक सिरा N होता है, दूसरा सिरा S होता है, यानी कि ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। इस दंड चुंबक को इसकी ओर लाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो प्रयोग नंबर फर्स्ट में ये है कि एक धारावाही कुंडली और गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी, एक कुंडली व धारामापी से बंद परिपथ होता है, या एक कुंडली C1 व धारामापी से एक बंद परिपथ बना होता है। ठीक है, जब इस कुंडली के पास किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाया जाता है, क्या होता है, ये कोई दंड चुंबक है, पहले तो दोनों एट द रेस्ट यानी कि बिल्कुल विराम अवस्था में रखी हुई है। ठीक है, क्या किया जाता है, कोई भी दंड चुंबक है एन, कोई भी दंड चुंबक है, उसके उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली के पास लाया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो इस कुंडली C1 के सर्किट में यानी कि इसके परिपथ में जो जी धारामापी लगा हुआ है, इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, इसमें विक्षेपण उत्पन्न होता है, यानी कि इस संकेतक में क्या उत्पन्न होता है, विक्षेपण आ जाता है। कब, एक बार और रिपीट करता हूं, एक कुंडली C1 है जिससे धारामापी जी को जोड़ा हुआ है, जब किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली के समीप लाया जाता है तो इस धारामापी में क्या उत्पन्न होता है, विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है। इसी तरीके से इस दंड चुंबक को इस कुंडली से दूर ले जाते हैं तो भी धारामापी में विक्षेपण उत्पन्न होता है, लेकिन जस्ट विपरीत दिशा में। जब इसको पास लाएंगे तो विक्षेपण जो है कुछ इस तरीके से होगा या कुछ इस तरीके से होगा, और जब इस दंड चुंबक को इस कुंडली से दूर ले जाएंगे तो जो विक्षेपण ऐसे था तो विक्षेपण ऐसे आ जाएगा, यदि ऐसे था तो इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से एक बात है, यदि इस दंड चुंबक को जितनी तेजी से इस कुंडली के समीप लाते हैं, इस धारामापी में विक्षेपण भी उतनी ही तेजी से होता है और उतना अधिक प्राप्त होता है। इस दंड चुंबक को जितनी तेजी से इस कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारामापी में विक्षेपण विपरीत दिशा में उतनी ही तेजी से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं कि इस दंड चुंबक को विराम अवस्था में रख दिया है, इस दंड चुंबक को स्थिर रख दिया है। अब इस कुंडली को इस दंड चुंबक के पास ले जाएंगे तो भी सेम यही स्थितियां प्राप्त होगी कि जब इस कुंडली को इस चुंबक के एन ध्रुव के पास ले जाएंगे तो धारामापी में एक दिशा में विक्षेपण होता है, और जब इस कुंडली को इस दंड चुंबक से दूर ले जाएंगे तो धारामापी में विपरीत दिशा में विक्षेपण होता है। ठीक है, यानी कि एक को स्थिर रखा और दूसरे को गति करवाया तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसमें विक्षेपण प्राप्त होता है। ठीक है, अब यदि मैं दंड चुंबक को भी स्थिर कर दूं और कुंडली C1 को भी स्थिर कर दूं तो धारामापी में कोई विक्षेपण प्राप्त नहीं होता है। क्या होता है, धारामापी में किसी प्रकार का कोई विक्षेपण प्राप्त नहीं होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दंड चुंबक को जब कुंडली के पास लाया जाता है तो कुंडली में क्या परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो था प्रयोग नंबर फर्स्ट। एक कुंडली है, दंड चुंबक है, यदि दंड चुंबक के एन को इधर लाएंगे तो विक्षेपण होगा, दूर ले जाएंगे तो विपरीत दिशा में विक्षेपण होगा। दंड चुंबक को स्थिर रख दिया, कुंडली को ले गए तो भी एक दिशा में विक्षेपण हुआ, कुंडली को यदि दूर ले गए तो दूसरी दिशा में विक्षेपण होता है। दोनों को यदि स्थिर कर दें तो इस धारामापी में कोई विक्षेपण प्राप्त नहीं होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो था प्रयोग नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं अपन प्रयोग नंबर सेकंड की, कि प्रयोग नंबर सेकंड क्या है। प्रयोग नंबर सेकंड यानी कि प्रयोग नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 सेम वही है कि यहाँ तो ये धारामापी जुड़ा हुआ है, यानी कि जो पहला डायग्राम है इसमें तो धारामापी जुड़ा हुआ है, ये कुंडली हो गई, कुछ इस टाइप से कुंडली हो गई बच्चों, ये कुंडली हो गई।
ठीक है, ये इसकी दिशा मैंने ले ली है। ठीक, अब दंड चुंबक की जगह मैं एक दूसरी कुंडली लेता हूं, जिसको किससे जोड़ा हुआ है, बैटरी या सेल से जोड़ा हुआ है। ये दूसरी कुंडली है, इसको किससे जोड़ दिया, इसको सेल से जोड़ दिया। ये प्लस हो गया, ये माइनस, और ये कुंडली है सेकंड वाली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो कुंडली C1 है, ये कुंडली C2 है, और जो कुंडली C2 है उसको मैंने किससे जोड़ रखा है, बैटरी या सेल से। ये जब इस बैटरी को चालू करेंगे, सेल को ऑन करेंगे, तो इस कुंडली में क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, और कुंडली में धारा प्रवाहित होने से इस कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, जिससे क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो अपन बात करते हैं सेकंड प्रयोग की, कि दूसरा प्रयोग क्या है, कि एक कुंडली C1 है जिससे क्या जुड़ा हुआ है, धारा मापी को जोड़ा गया है, और दूसरी कुंडली है C2 जिसको किससे जोड़ा गया है, बैटरी या सेल से जोड़ा गया है। अब कुंडली C2 में क्या करते हैं, कुंडली C2 में धारा I प्रवाहित करते हैं, और इस कुंडली C2 को इस कुंडली C1 के पास लाते हैं। जैसे ही कुंडली C2 को इस कुंडली C1 के पास लाएंगे, इस धारा मापी में क्या होगा, विक्षेपण उत्पन्न होगा। और जब कुंडली C2 को इससे दूर ले जाएंगे, किससे, इस C1 कुंडली से दूर ले जाएंगे, तो भी धारा मापी में विक्षेपण होगा, लेकिन विपरीत दिशा में विक्षेपण होगा। ठीक है बच्चों, जब इस कुंडली C2 को कुंडली C1 के पास लाएंगे तो धारा मापी में विक्षेपण होता है, और जब कुंडली C2 को दूर ले जाएंगे तो धारा मापी में विक्षेपण विपरीत दिशा में होता है। अब क्या करते हैं कि कुंडली C2 को स्थिर रख देते हैं, कुंडली C2 को स्थिर रख देते हैं, इस कुंडली C1 को गति कराते हैं। जब इस कुंडली C1 को कुंडली C2 के पास लाएंगे, तब इस धारा मापी में एक दिशा में विक्षेपण होता है, और जब इस कुंडली C1 को कुंडली C2 से दूर ले जाएंगे, तब धारा मापी में विक्षेपण विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। और दोनों कुंडलियों को यदि स्थिर रख दिया जाए, विरामावस्था में रख दिया जाए, तो इस धारा मापी में कोई विक्षेपण प्राप्त नहीं होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, धारा मापी में विक्षेपण प्राप्त नहीं होता है क्योंकि कुंडली C2 थी, किससे जुड़ी हुई है, बैटरी से। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। जब इस कुंडली को पास लाएंगे तो प्रेरण के कारण इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा, पास लाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित विद्युत धारा। ये हो गया प्रयोग नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूं प्रयोग नंबर 3 की। एक और प्रयोग है, ये प्रयोग नंबर 3। प्रयोग नंबर 3 में क्या, फर्स्ट डायग्राम तो वो का वही, सॉरी फर्स्ट डायग्राम भी मिट जाता है मेरे हाथ से। ये धारा मापी यानी कि G, ठीक है, ये इससे जुड़ी हुई है कोई कुंडली, ये कुंडली को जोड़ रखा है। ठीक है, कुंडली को जोड़ रखा है। अब एक कुंडली ऐसी ही दूसरी कुंडली लेते हैं, जिसको किससे जोड़ रखा है, बैटरी से जोड़ रखा है, और कुंजी से जोड़ रखा है। किससे जोड़ रखा है, बैटरी से और कुंजी, यानी कि दाब कुंजी लगा रखी है। ये कोई दूसरी कुंडली है C2। ठीक है बच्चों, ये दूसरी कुंडली हो गई C2। ये तो कुंडली C1 है, ये कुंडली C2 हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं कि कुंडली C1 और कुंडली C2 दोनों को स्थिर रखते हैं, और कुंडली C2 में लगी हुई दाब कुंजी को दबाते हैं। जब इस दाब कुंजी को ऐसे दबा देंगे, इसको कंप्रेस कर देंगे, तो क्या होगा, इस कुंडली C1 में क्षणिक विक्षेपण होता है। क्या उत्पन्न होता है, क्षणिक विक्षेपण होता है, यानी कि मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगा। जैसे ही इधर कुंजी दबेगी तो ये जो डिफ्लेक्टर है, यानी कि इस धारा मापी का जो संकेतक है, उसमें क्षणिक विक्षेपण हो जाएगा, यानी कि कुंजी दबी और इसमें क्षणिक विक्षेपण आ जाएगा। और जैसे यदि कुंजी को छोड़ा जाता है, कुंजी को हटाया जाता है, तो भी इस धारा मापी में क्षणिक विक्षेपण होता है, लेकिन विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। जब इस दाब कुंजी को दबाते हैं तो इस धारा मापी में
एक दिशा में क्षणिक विक्षेपण प्राप्त होता है और जब दाब कुंज को छोड़ा जाता है तो धारामापी में विपरीत दिशा में क्षणिक विक्षेपण प्राप्त होता है। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, यदि इस दाब कुंज को लगातार दबाया जाए, दाब कुंज को लगातार दबाया जाए तो इस धारामापी में किसी प्रकार का कोई विक्षेपण प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जब दबाएंगे तब क्षणिक विक्षेपण होगा, हटाएंगे तब क्षणिक विक्षेपण होगा, लेकिन यदि इसको लगातार दबा के रखा दाब कुंजी को तो इसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेपण नहीं होता है। तो ये जोसेफ हेनरी और माइकल फेराडे द्वारा करे गए 3 प्रयोग थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इन प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला कि जब किसी भी कुंडली से संबद्ध या किसी भी कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक बल उत्पन्न हो जाता है। उस बल को ही प्रेरित, उस बल को विद्युत वाहक बल बोलते हैं और उस बल के कारण ही उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित इसलिए बोला कि वो इंड्यूस्ड हुई, वो उत्पन्न हुई, ठीक है ना, किसके कारण? दूसरी कुंडली के कारण। ठीक है बच्चों, तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, उसको अपन कल की ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों मैं आपको एक बार और बोलना चाहूंगा, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसे जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो कंप्लीट फिजिक्स के वीडियो, मैथमेटिक्स के वीडियो देख सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चों इसके पहले अपन ने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं और एक चैप्टर यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वो इस फिजिक्स का सबसे लेंथी और लंबा पार्ट था, वो भी फिनिश हो गया है चैप्टर। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।